हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। से दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों के लेने वाली है फाइनल ईयर वालों के। और ये जो पेपर होने वाला है ये ऑनलाइन एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होने वाला है दोस्तों। तो आपका 24 अगस्त को एडवांस मशीन डिज़ाइन का पेपर है। तो एडवांस मशीन डिज़ाइन के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबकी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेगा। आरएसी मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। एडवांस मशीन प्रोसेस की भी एक वीडियो मेरी है एमसीक्यूज के ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स which one is not considered for interdisciplinary approach in tribology। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्राइबोलॉजी क्या है। तो ट्राइबोलॉजी एक ब्रांच है किसकी, मैकेनिकल की। मैकेनिकल में ही एक स्टडी की एक ब्रांच है जिसमें कि हम दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, यानी कि दो सरफेसेस के बीच में जो रबिंग होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो यूनिट है एक वो डिज़ाइन बेस्ड ऑन ट्राइबोलॉजी है और उसके रिलेटेड ही पूरा जो है वो पूरा सिलेबस है उस यूनिट का आपका। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कौन सा डिसिप्लिन जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है ट्राइबोलॉजी की उसमें कंसीडर नहीं किया जाता। तो देखिए सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, केमिस्ट्री भी इसमें यूज़ होती है, मटेरियल साइंस भी इसमें यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उस पर क्या रहता है, उसमें मेनली मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे इन ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी का बात नहीं की जाती। तो ये तीनों चीज़ों में तो ट्राइबोलॉजी इन्वॉल्व है, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नहीं है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, असिमेट्रिकल बेंडिंग। asymmetrical bending is said to occur when। अब देखिए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कब होती है ये बात कही जा रही। तो आपके इसमें एक यूनिट है लिमिट डिजाइन एनालिसिस में, एक टॉपिक है आपका अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। उससे न्यूमेरिकल आने की भी बहुत उम्मीद है और ऐसे थ्योरी क्वेश्चन भी आने की बहुत उम्मीद है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस बारे में क्लियर रख लीजिएगा अपना। देखिए असिमेट्रिकल बेंडिंग कब होती है, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आपका अनसिमेट्रिकल होता है तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होती है। बेंडिंग क्या होती है मालूम है आपको, देखिए ये है। ओके, अब ये एक बीम है। अब ये बीम क्या हो जाए, बीम के ऊपर यहाँ से एक मान लीजिए फोर्स लग रहा है तो बीम क्या हो गई, बैंड हो जाती है। जैसे थोड़ा सा कर्व शेप में आ गई तो ये क्या हो गई, बैंड हो गई बीम। ओके, तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ बीम। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का मतलब ये है कि यहाँ से थोड़े दो हिस्से थे, अब यहाँ से बैंड जा थोड़ी सी ज़्यादा बैंड हो गई। ओके, यहाँ से कम बैंड हुई तो इसको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहा जाता है। और सिमेट्रिकल बेंडिंग यानी कि जो एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, मान लीजिए अपना जो एक्सेस है मेन एक्सेस, यहाँ पे यहाँ पे भी सेम बेंडिंग है और यहाँ पे भी सेम बेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल बेंडिंग। ओके, तो इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम ड्राई फ्रिक्शन की बात करें, ड्राई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ही जैसे मान लीजिए एक मशीन पार्ट है दूसरा मशीन पार्ट है। ओके, ये जब आपस में मोशन कर रहे हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है जिसमें एनर्जी लॉसेस होती है, ये सब आप सभी को पता है। ओके, तो हम ड्राई फ्रिक्शन की बात करें जिसमें हम कोई भी लुब्रिकेंट कोई भी किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस, और बिल्कुल मशीन पार्ट जो है वो बिल्कुल ड्राई है। ओके, याद रखिएगा। तो ड्राई फ्रिक्शन के लॉस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका लगता है वो क्या होता है, क्या ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर, क्या ये इंडिपेंडेंट होता है स्लाइडिंग वेलोसिटी से। स्लाइडिंग वेलोसिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। ओके, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो ये स्लाइड कर रही है तो किस वेलोसिटी से कर रही है, तो ये इसके ऊपर इससे इंडिपेंडेंट होता है, ये बात कही जा रही है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, या जितना लोड इसके ऊपर लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ड्राई फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही आंसर जो है ये सही है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडहेशन
कंपोनेंट ऑफ ड्राई फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एट द इंटरफेस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर एडहेशन, एडहेशन क्या होता है? एडहेशन का मतलब समझ लीजिए चिपकने की स्ट्रेंथ, यानी कि एडहेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है चिपकने की स्ट्रेंथ और एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, तो ड्राई फ्रिक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्राई फ्रिक्शन में ये बोल रहे हैं एडहेशन कंपोनेंट इस नेग्लिजिबल, मतलब एडहेशन कंपोनेंट को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लुब्रिकेटेड ट्राइबोपेयर। ओके, ट्राइबोपेयर का मतलब क्या है? जिन दो कंपोनेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, जिन दो कंपोनेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ओके, तो उसको हम ट्राइबोपेयर कहेंगे। तो इनको लुब्रिकेशन करने से एडहेशन कंपोनेंट जो है दोस्तों वो नेग्लिजेंस हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन ऑफ एस्पर्टीज कॉजेस। अब देखिए एस्पर्टीज का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी सरफेस अगर है, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो और ये भी एक सरफेस है ये, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है तो उसकी जो टिप्स होती है वो क्या होती है? टिप्स आपस में कांटेक्ट में होती है। ओके, ये जो टिप्स होती है, इन टिप्स को ही हम क्या बोलते हैं? एस्पर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पर्टीज बोलते हैं। और इन एस्पर्टीज में क्या हो, इन एस्पर्टीज में डिफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि क्या होगा? देखिए ये एस्पर्टीज है, अब अगर ये हो जाए, मुड़ जाए, बेंडिंग हो जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि इसमें फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, ना राइट साइड से अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रिक्शन जो है वो घटेगा ही घटेगा यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ से आ जाता है तो ये यहाँ पे इसको पकड़ के रख लेगा और यहाँ से हो सकता है कि इसको क्या कर दे, रिमूव भी कर दे। तो अगर मैं बात करूँ डिफॉर्मेशन आ जाता है एस्पर्टीज में, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्योर शियर स्ट्रेस ऑन बीम इज कॉज्ड बाय, यानी कि शियर स्ट्रेस जो होता है, प्योर शियर स्ट्रेस किसी भी बीम में वो किस कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके रोटेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन्स, रोटेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन्स, ओके ये दो बार है, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट रोटेशन ऑफ प्लेन्स, रोटेशन ऑफ प्लेन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट रोटेशन ऑफ प्लेन, यानी कि आपका प्लेन रोटेट नहीं करेगा, केवल रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है दोस्तों वो होगा, यानी कि एक्सिस रोटेट करेगा केवल। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को, तब प्योर शियर स्ट्रेस कहलाता है वो पोजीशन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शियर सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ओके, पिछली क्लास में भी मैंने शेयर सेंटर के बारे में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, एडवांस मशीन डिजाइन के एमसीक्यूज की। देखिए शेयर सेंटर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका द पॉइंट through which the resultant shear stress passes, the point through which moment of shear force is zero, the point through which the resultant of shear force is zero, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि द पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ शेयर फ्लो इज जीरो। ओके, देखिए यहाँ क्या होता है शेयर सेंटर में, आपको बताता हूँ क्या होता है। शेयर सेंटर, मान लीजिए ये एक सेक्शन है आपका, इस पर डिफरेंट तरीके के क्या लग रहे हैं दोस्तों, फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे शेयर फोर्सेस लग रहे हैं, इसके कारण इसमें क्या होगा, इसके कारण इसमें ट्विस्टिंग आएगी। ठीक है, ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जिस पॉइंट में अगर मैं कोई भी फोर्स लगाऊं तो वो इन सभी शेयर फोर्सेस को बैलेंस कर लेगा, यानी कि वहां पे ट्विस्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है दोस्तों? इस पॉइंट को बोला जाता है शीयर सेंटर। क्या बोला जाता है? शीयर सेंटर बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑटोमोबाइल टायर इज नॉट फिल्ड अप टू द ऑप्टिमम प्रेशर लेवल, अगर एक ऑटोमोबाइल टायर है, आपकी गाड़ी का टायर है, तो उसको अगर मैं क्या बोलूँ, वो अगर पूरा फिल नहीं किया गया है ऑप्टिमम प्रेशर लेवल तक, जितना प्रेशर लेवल उसका होना चाहिए उतना प्रेशर लेवल में तक अगर उसमें हवा नहीं भरी है, तो फिर वो क्या होगा? तो दोस्तों
उसके लिए उसमें मोर स्टीयरिंग कंट्रोलेबिलिटी आ जाएगी, यानी स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सही तरीके से कंट्रोल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मोर स्टीयरिंग कंट्रोलेबिलिटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are the major contributors to rolling friction? ओके, तो रोलिंग फ्रैक्शन यानी कि रोलर्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, तो मोशन के थ्रू फ्रिक्शन हो रहा है। अब मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो होगा वो क्या होगा? वो यहाँ पर आपका होगा माइक्रो स्लिप इफेक्ट विद इन कॉन्टेक्ट एरिया, इलास्टिक हिस्टेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट मटेरियल, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स एंड एडहेशन इफेक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? ये सभी जो हैं दोस्तों, ये सभी मेजर कंट्रीब्यूटर हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है टॉपिक वो आपके इसमें है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लुब्रिकेशन के ऊपर भी आएंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? टेम्परेचर से, सरफेस रफनेस से, हार्डनेस से, या सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर, सरफेस रफनेस और हार्डनेस, ये तीनों ही चीज़ें जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, इससे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, क्या होता है आपको मालूम है? F इज इक्वल टू म्यू आर एन। ओके, ये लगाते हैं। आर एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन होती है। ओके, और ये क्या होता है? फोर्स होता है। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के। और क्या करते हैं फिर आप? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, तो ये थे आपके 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए हुए हैं। चैनल अगर इस जगह आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, तो वो सब्सक्राइब कर लें। ओके।